चैप्टर हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम चल रहा था बच्चों, और इसमें हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को पढ़ने वाले थे। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में कितने तरह का सॉल्ट होता है इसका कैटेगराइजेशन हमने करा दिया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला था कंप्लीट सॉल्ट, दूसरा था इनकम्प्लीट सॉल्ट। इनकम्प्लीट एम्फोटेरिक नेचर का होता है जिसको लास्ट में पढ़ना है। कंप्लीट सॉल्ट में दो और कैटेगराइजेशन था, एक था मोनोप्रोटिक एसिड बेस का, दूसरा था पॉलीप्रोटिक एसिड बेस का। तो मोनोप्रोटिक एसिड बेस में फिर से 4 केस था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट और वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट। ये 4 कैटेगराइजेशन था। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं अभी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सबसे पहला वाला। ठीक है, लिखते जाओ। पहला था ए कंप्लीट सॉल्ट, और कंप्लीट सॉल्ट में भी 2 हिस्सा था। कंप्लीट सॉल्ट का जो 1 था उसमें लिखे थे हम लोग कंप्लीट सॉल्ट ऑफ मोनोप्रोटिक एसिड एंड मोनोप्रोटिक बेस। मोनोप्रोटिक एसिड मोनोप्रोटिक बेस का कंप्लीट सॉल्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा? तो एक मोनोप्रोटिक एसिड खुद से बताओ, HCl जैसे हो गया, और मोनोप्रोटिक बेस जो है ना, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। बहुत सारा हो सकता है। एसिड में CH3COOH ले सकते हो, बेस में NaOH ले सकते हो। एसिड में अगर तुमको वीक लेना है तो HCl ले सकते हो, और बेस अगर स्ट्रॉन्ग लेना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो। ठीक है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग लेना है तो HCl ले लो, और अगर बेस अगर वीक लेना है तो अमोनिया ले लो। तो बहुत सारा केस पॉसिबल है। तो कंप्लीट सॉल्ट मोनोप्रोटिक एसिड का और मोनोप्रोटिक बेस का। याद करो, इसमें हमारा 4 कैटेगराइजेशन था। ठीक है, 4 में से जो P था उसको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। P क्या था? कंप्लीट सॉल्ट ऑफ मोनोप्रोटिक। दोनों मोनोप्रोटिक होगा, लेकिन एक होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा होगा स्ट्रॉन्ग बेस। मोनोप्रोटिक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड मोनोप्रोटिक स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहां अगर एग्जांपल तुम सोचोगे तो तुमको स्ट्रॉन्ग ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्ट का एग्जांपल होता है नमक, टेबल सॉल्ट, NaCl। NaCl बनता कैसे है पहले लिख देते हैं एग्जांपल के तौर पे। हाइड्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड को अगर हम वाटर में ऐड कर दें तो फिर क्या घटना घटेगी? वही हो गया हाइड्रोलिसिस। NaCl बना कैसे है? तो HCl और NaOH को मिक्स कर दोगे तो बन जाएगा NaCl प्लस H2O। HCl आ गया हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। सपोज करो NaCl जो है उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है C मोलर के बराबर। ठीक है बच्चों, तो देखो होगा क्या। कैटेगराइजेशन हमेशा दिमाग में रखना। पहले तो A था कंप्लीट सॉल्ट, B होगा इनकम्प्लीट सॉल्ट। A का पहला मोनोप्रोटिक का कंप्लीट सॉल्ट, और मोनोप्रोटिक में 4 केस आया था, है ना, PQRS। और इसी का दूसरा था कंप्लीट सॉल्ट लेकिन पॉलीप्रोटिक का। तो अभी हम मोनोप्रोटिक का कंप्लीट सॉल्ट पढ़ रहे हैं, इसका 4 केस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से कंप्लीट सॉल्ट में जाएंगे लेकिन पॉलीप्रोटिक में जाएंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट में हम जाएंगे इनकम्प्लीट सॉल्ट में। तो सबसे पहला P केस था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH हो गया, और इन दोनों से जो सॉल्ट बना वो NaCl हो गया। यही रीज़न है कि हमने हाइड्रोलिसिस NaCl का कराया है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा इसका सॉल्यूशन शुरू होता है। तो NaCl को जैसे ही पानी में ऐड करोगे क्या होगा? NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, क्या सारा इलेक्ट्रोलाइट, सारा सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा? तो नहीं, सारा का सारा जो हमारा सॉल्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो पूरी तरह से नहीं टूटता है, उसके लिए अलग से टॉपिक है एज पर इंग्लिश सॉल्युबल सॉल्ट का, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो भी सॉल्ट आएगा वो 100% टूट जाएगा। यहाँ पे जो भी सॉल्ट आएगा वो 100% अपने आयंस में टूट जाएगा। जो आयंस बनेगा वो अगर फर्दर पानी से रिएक्शन कर ले तो ये और बात है। ठीक है, लेकिन जो हमारा सॉल्ट है वो 100% आयोनाइज कर जाएगा, क्योंकि जो सॉल्ट 100% आयोनाइज नहीं करेगा उसके लिए अलग से टॉपिक है जिसको हम सॉलिडिटी प्रोडक्ट वाला टॉपिक बोलते हैं। ठीक है, तो NaCl को पानी में ऐड किए, NaCl पानी में ऐड किया क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम सिंगल एरो दिए हैं, केवल फॉरवर्ड में जाएगा और 100% टूट जाएगा। किस में टूटेगा? Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में टूट गया। अब क्या होगा बच्चों? ये दिया हुआ था कितना? C मोलर। C मोलर से ये हो जाएगा 0।
ये 0 हो गया तो Na+ कितना बनेगा, ये बनेगा C मोलर और ये भी बनेगा C मोलर, ये दोनों आ गया C मोलर। अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद इंपॉर्टेंट है देखना, Na+ आ गया C मोलर, Cl- भी आ गया C मोलर। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या बनता है, मान लेते हैं बस हम कि सपोज करो Na+ जो है वो पानी से रिएक्शन करने लगा, तो अगर पानी से रिएक्शन ये करेगा भी तो पानी से क्या छीनेगा, ये खुद Na+ है तो पानी से OH- छीनेगा। अगर ये पानी से OH- छीनेगा तो NaOH बनेगा और यहाँ पे H+ रिलीज होना चाहिए। लेकिन देखो दिक्कत क्या होगा, Na+ जैसी पानी से OH- छीन कर NaOH बनाया, NaOH तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जैसे ही ये बनेगा ये तुरंत टूट जाएगा Na+ और OH- में। ये हाइपोथेटिकली हम बता रहे हैं कि अगर ये इससे रिएक्शन करके ये बनाता भी है तो ये फिर से डिवाइड हो जाएगा किस में, Na+ और OH- में। कहने का मतलब तुम जहाँ से चले थे वापस वहीं पे आ गए। NaOH का एक भी मॉलिक्यूल पानी में एसोसिएटेड फॉर्म में रहने वाला नहीं है, NaOH का सारा मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा। क्यों, क्योंकि NaOH हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है। कहने का मतलब कि Na+ पानी से रिएक्शन करके कभी भी NaOH नहीं दे सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि NaOH अगर बना भी तो फर्दर टूट जाएगा किस में, Na+ में, है ना। तो अगर Na+ में वापस इसको टूट ही जाना है तो ये Na+ इससे रिएक्शन नहीं करेगा। अब देखो रियलिटी में होता क्या है, Na+, ये वाटर हो गया, वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह से होता है। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ Δ- चार्ज होगा, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ Δ+ होगा, यहाँ भी Δ+ होगा। यानी कि पानी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके एक एंड पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज है। तो पानी का मॉलिक्यूल एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, जिसके एक एंड पे माइनस चार्ज है, दूसरे एंड पे प्लस चार्ज है। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड चाहे स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट होता है, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड चाहे स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट होता है, जैसे HCl का कंजुगेट होगा Cl- और NaOH का कंजुगेट होगा Na+, जो कि यहाँ पे मौजूद है ये दोनों, ठीक है। तो जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट होता है उसका खासियत ये होता है कि उसको पानी का जो डाइपोल है चारों तरफ से कुछ इस प्रकार से सराउंड करेगा कि यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और ये बहुत ही अच्छे से स्टेबलाइज हो जाता है। इसका सॉल्वेशन बहुत ही खतरनाक होता है। यही रीज़न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के स्ट्रॉन्ग बेस होने का रीज़न यही होता है क्योंकि इसका कंजुगेट जो है उसको पानी बहुत ही अच्छे से सॉल्वेट करता है, बहुत अच्छे से स्टेबलाइज कर देता है। तो एक बार Na+ जब खुद ही बहुत अच्छे से स्टेबलाइज हो गया तो फिर ये पानी से रिएक्शन करने वाला नहीं है, और पानी से रिएक्शन नहीं करेगा तो इसका हाइड्रोलिसिस भी होने वाला नहीं है। कहने का मतलब तुमसे अगर पूछा जाए कि किस आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, कौन सा आयन पानी से रिएक्शन नहीं करता, तो तुम्हारा आंसर होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो कंजुगेट होता है वो पानी से रिएक्शन नहीं करता, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। सेम बात तुम Cl- में बोल सकते हो। Cl- को जब पानी का डाइपोल सराउंड करेगा तो अपने पॉजिटिव एंड से सराउंड करके इसको स्टेबल करेगा, क्योंकि Cl पे माइनस चार्ज है तो ये प्लस वाला हिस्सा इसको स्टेबल करेगा। कुछ इस प्रकार से चारों तरफ से सराउंड कर लेगा, है ना। तो ये क्लोरीन जो है Cl- जो है इतना अच्छे से स्टेबल हो गया कि अब इसका पानी में हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है, ये पानी से रिएक्शन नहीं करेगा, अब ये पानी से H+ नहीं छीनेगा। अगर तुम मान भी लो कि चलो छीन लिया H+, तो H+ छीन के जैसे ही HCl बनेगा वो तो फिर से टूट जाएगा Cl- में, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो कहने का मतलब Cl- अगर HCl बनाता भी है तो पानी के अंदर में HCl पानी के अंदर में वो बन के रहने वाला नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड का 100% डिसोसिएशन होता है। तो HCl फॉर्म में तुमको मिलने वाला नहीं है पानी के अंदर। अगर बना भी तो वो सीधे टूट जाएगा H+ और Cl- में। कहने का मतलब जहाँ से चले थे वापस वहीं आ गए, तो इसका भी हाइड्रोलिसिस होना नहीं है, ठीक है। तो ये समझाने वाली बात हो गई, सबको समझा दिए। इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, हम इसको मिटाते हैं ऊपर वाले को। ठीक है, देखो तो तुम सीखे क्या अभी तुम ये सीखे कि यहाँ पे लिख देना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम अभी ये सीखे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कंजुगेट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, ठीक है। तो लिख लो कंजुगेट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डज नॉट अंडरगो, है ना, और लिख देना यहाँ पे हाइड्रोलिसिस।
स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कंजुगेट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। और यहाँ पे कौन कौन सा आयन है, एक आयन है Na+, दूसरा है Cl-। Na+ NaOH का कंजुगेट है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। Cl- HCl का कंजुगेट है और HCl हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो Cl- का भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो नीचे लिख रहे हैं हम लोग, इन दिस केस, जो केस हमको दिया हुआ है NaCl का, इन दिस केस बोथ Na+ and Cl- are conjugate of a strong base and a strong acid respectively। दोनों का दोनों स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट है, ठीक है। हेंस दे विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, इनका हाइड्रोलिसिस भी होने वाला नहीं है। और इसका हाइड्रोलिसिस अगर नहीं होगा तो सोचना जरा, अगर NaCl के सॉल्यूशन में कौन कौन है, एक तो वाटर है और एक NaCl है, एक वाटर है एक NaCl है, और Na+ और Cl- का हाइड्रोलिसिस हुआ नहीं, तो ना ही ये H+ जनरेट कर पाया, ना ही ये OH- जनरेट कर पाया। इसका मतलब कि पानी में जो भी H+ और OH- होगा, इस सॉल्यूशन में जो भी H+ और OH- होगा, वो पानी के डिसोसिएशन से आया होगा। और पानी जब भी डिसोसिएट करता है H+ और OH- इक्वल अमाउंट में देता है, एक H+ और एक OH-। कहने का मतलब इस पार्टिकुलर सॉल्यूशन में H+ और OH- का कंसंट्रेशन सेम होगा, और अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा तो सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल होगा, उसका pH 25 डिग्री C पे 7 के बराबर होगा, ठीक है। तो लिखते हैं इसको भी, हेंस, ठीक है, हेंस H+ and OH- ion both are contributed by dissociation of water, है ना, in this solution। इस सॉल्यूशन में H+ और OH- दोनों का दोनों पानी के डिसोसिएशन से कंट्रीब्यूट होगा, और पानी के डिसोसिएशन से कंट्रीब्यूट होगा तो इक्वल अमाउंट में होगा। हेंस कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन बराबर कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन, और अगर ये दोनों इक्वल अमाउंट में होगा तो सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन, और उसका pH जो है 7 के बराबर होगा एट 25 डिग्री C। सही है बच्चों, ठीक है। तो इसमें मैथमेटिक्स थोड़ा सा भी नहीं था, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। जब भी तुमको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट देगा, बिना कुछ सोचे समझे सीधे लिख दो कि सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, उसका pH 7 होगा। ऐसे भी कॉमन सेंस से सोचो, ये भी है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी है स्ट्रॉन्ग बेस, तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देगा, और अगर दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देगा, इसका मतलब ये हुआ कि pH हमारा 7 होगा, सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। लेकिन ध्यान देना, ये तभी होगा जब ये सॉल्ट बन रहा हो और दोनों में से कोई भी बच नहीं रहा हो, क्योंकि हमने लिखा क्या है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन, NaCl है, उसके अलावा कोई और नहीं है। इट मीन्स कि HCl और NaOH जो है वो तुमको इक्वल अमाउंट में लेना होगा। इक्वल मोल लोगे तभी ना दोनों रिएक्शन करके केवल NaCl बनाएगा, और अगर केवल NaCl बनेगा तो NaCl का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक बच गया तो सॉल्यूशन एसिडिक चाहे बेसिक हो जाएगा, और वो सॉल्ट का सॉल्यूशन नहीं होगा। जब भी तुमको NaCl सॉल्ट का सॉल्यूशन देगा तो उस केस में तुम्हारा सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, और pH उसका 7 होगा 25 डिग्री C पे। सही है बच्चों। मान लो कि तुम HNO3 लेते हो, यहाँ पे HNO3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा, NaNO3। तुमसे अगर पूछा कि NaNO3 का सॉल्यूशन है, उसका pH क्या होगा, तुम्हारा आंसर फिर से वही होगा 7, क्योंकि HNO3 और NaOH दोनों का दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है ना, और pH उसका कितना होगा, तो 7 हो जाएगा 25 डिग्री C पे, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो इसको। अगला लिखो बच्चों, Q कंप्लीट सॉल्ट ऑफ मोनोप्रोटिक वीक एसिड एंड मोनोप्रोटिक स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। बिल्कुल ऊपर का लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर का लिखा हुआ है तुम्हारा। कंप्लीट सॉल्ट हमारा चल रहा था, उसमें मोनोप्रोटिक देख रहे हैं, मोनोप्रोटिक का P हमारा हो चुका है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। अब हम देख रहे हैं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो पहले ही देख के बताओ कि सॉल्ट का नेचर क्या होना चाहिए, जो लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें pH क्या आएगा। तो देखो रिएक्शन करा रहे हैं वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो ये वीक है, एसिड हमारा वीक है और बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो जाहिर सी बात है बेस डोमिनेट कर जाएगा। अगर बेस डोमिनेट करेगा तो लास्ट में जो सोल्यूशन बनेगा वो न्यूट्रल नहीं होगा बल्कि बेसिक नेचर का होगा। अगर बेसिक नेचर का होगा तो उसका pH 25 डिग्री C पे 7 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो एक वीक एसिड का एग्जांपल दो। तो वीक एसिड क्या होता है,
CH3COOH ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, तो सॉल्ट क्या बनेगा, CH3COONA प्लस H2O, ये हमारा सॉल्ट हो गया। ठीक है, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हमें कौन सा एग्जाम्पल लेना चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3COONA सोल्यूशन, है ना, यही हमारा सॉल्ट है CH3COONA। ये कैसा सॉल्ट है, तो ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, और इसका कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है C मोलर। और तुमको देखो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है इसका तो के भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन ये जो वीक एसिड है CH3COOH इसका आपको के दिया रहेगा, CH3COOH का तुमको के दिया हुआ है। तो इस सवाल को हम कैसे अब डील करेंगे, कैसे डिस्कस करेंगे, तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते थे, इसको तोड़ लेते थे, और ये टूटेगा कितना, पार्शियली या कंप्लीटली, तुम्हारा आंसर होगा कंप्लीटली, क्योंकि अभी हम वही सॉल्ट पढ़ रहे हैं जो कंप्लीटली टूट जाता है। तो CH3COONA को अगर वाटर में ऐड करोगे तो ये ब्रेक कर जाएगा, इस तरह से, क्योंकि 100% टूटा है तो ये खत्म हो जाएगा 0 मोलर C मोलर से, और ये बनेगा कितना, जब ये 0 हो गया तो ये आएगा C मोलर, ये आएगा C मोलर। अब देखो बच्चों Na प्लस अभी मैंने सिखाया था कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंजुगेट है, अगर ये NaOH का कंजुगेट है तो इसका हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है, तो यहाँ हम लिख देंगे नो हाइड्रोलिसिस। अब Na+ का तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, लेकिन CH3COO- का तो होगा, क्योंकि ये CH3COOH का कंजुगेट है और ये एक वीक एसिड है, तो इसका हाइड्रोलिसिस पानी में होगा। तो करा दो इसका हाइड्रोलिसिस, CH3COO- एक्वस, इसका रिएक्शन करा दोगे H2O से, हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी से रिएक्शन कराना। तो माइनस चार्ज है तो इसे क्या छीनेगा, तो H+ छीनेगा, और H+ जैसे ही छीनेगा ये बनाएगा CH3COOH एक्वस, और साथ में इसको लिख देते हैं अलग से, CH3COOH, इसका H+ छीन लिया, तो बचेगा कौन, OH- आयन, तो यहाँ पे हमने लिख दिया OH- आयन। अब एक बात बताओ बच्चों, ये तुम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, भले ही तुम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हो, लेकिन एक बात बता, अगर तुम इसको पानी में डाले और पानी में डालने पे ये OH- रिलीज कर रहा है, पानी में ऐड करने पे अगर ये OH- रिलीज कर रहा है, तो ये तो काइंड ऑफ एक बेस ही हुआ ना, और बेस का केस तो हमारा पढ़ा हुआ है, बेस का केस पढ़ा हुआ है, अल्फा बराबर √KB/C, है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और अगर POH निकालोगे बेस का तो आ जाएगा ½ PKB - log C, वीक बेस का जो पहले हम लोग केस पढ़े थे। तो ये जो रिएक्शन देख रहे हो, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KB आएगा, KB आएगा, लेकिन इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोला जाता है, क्योंकि हम सॉल्ट पढ़ रहे हैं तो इसको बोला जाता है, इसका टेक्निकल नाम है KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। लेकिन हमको सीधे सीधे दिख रहा है कि इसको पानी में ऐड करने पे ये OH- रिलीज किया, यानी ये बेस है। इसको बोलना है तुम कुछ भी बोलो, लेकिन वास्तव में ये है तो बेस ही ना, और अगर ये बेस है तो ये KH बराबर होगा KB के, KB किसका, CH3COO- का, किसका KB, तो जो कंपाउंड OH- रिलीज किया है उसी का KB, और कौन रिलीज किया है, तो CH3COO- रिलीज किया है, तो इसका KB का एक्सप्रेशन हम लिख दिए, लेकिन इसका KB दिया हुआ नहीं है। अच्छी बात यह है कि इसके कंजुगेट का K दिया हुआ है। तो याद करो पिछले क्लास में कंजुगेट एसिड बेस के K और K में रिलेशन बताए थे। तो अगर तुमको KB CH3COO- का निकालना है तो तुम क्या लिखोगे, इक्वल टू KW/KA CH3COOH। ठीक है, कहने का मतलब KH हमारा आ गया, KH जो है वो बराबर हो गया KW/KA के, जहाँ पे K किसका, CH3COOH का। और इसके बाद का जो डिस्कशन है वो सारा वही पुराना वाला है जो हम लोग वीक एसिड और वीक बेस में देखते थे। ठीक है, तो लिखना है तो लिख लो, इक्विलिब्रियम पे क्या लिखोगे, ये कितना है, CH3CO- C आया, C में से C अल्फा तोड़ लो, तो ये आएगा C अल्फा, ये भी आएगा C अल्फा। ठीक है, दोनों का दोनों आ गया C अल्फा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा बच्चों, KH बराबर C अल्फा स्क्वायर अपन 1 - अल्फा। यहाँ पे केस लेते थे हम लोग, केस 1, इफ अल्फा इज नेग्लिजिबल। कैसे पता करते थे कि अल्फा नेग्लिजिबल है, तो अगर अल्फा 0.05 से छोटा है, चाहे 1 की तुलना में 20 गुना से ज़्यादा छोटा है, तो अल्फा नेग्लेक्ट होगा। और ये पता कैसे चलता था,
तो हम देखते थे कि ये कंसंट्रेशन है ना, सॉरी यहाँ पे हाँ नहीं सही है, 1 माइनस अल्फा होगा। कंसंट्रेशन और के एच के बीच में यहाँ C इंटू सी माइनस एक्स लिखा करते थे, याद करो पहले हम लोग। के एच और कंसंट्रेशन इन दोनों के बीच में अगर 1000 गुना से ज़्यादा का डिफरेंस है तो अल्फा हमारा नेग्लेक्ट होता था। ये चीज़ ऑलरेडी हम बता चुके हैं। कंसंट्रेशन कौन सा हो गया, ये C हो गया, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन सा हुआ, तो के एच हुआ। लेकिन सिचुएशन यहाँ पे उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है क्योंकि सवाल में के एच दिया हुआ नहीं रहता है। तो पहले तुम के डब्ल्यू बाई के निकाल के के एच निकालोगे, और एक बार के एच निकल गया तो उसको C से कंपेयर करोगे कि के एच की तुलना में हमारा कंसंट्रेशन 1000 गुना से ज़्यादा है कि नहीं है। अगर 1000 गुना से ज़्यादा है तो यहाँ पे अल्फा हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा, और अगर अल्फा नेग्लेक्ट हो गया तो रिजल्ट आ जाएगा के एच बराबर, हम लोग बस यहाँ पे एक तरह समझो कि टाइम पास कर रहे हैं, सारा इक्वेशन हमारा ऑलरेडी निकाला गया है। अंतर बस इतना था कि उस टॉपिक में के बी आया था और उसी के बी के जगह पे अब हम लोग के एच लिख रहे हैं। तो देखो, तो ये इक्वेशन तुम्हारा पहले देखा हुआ है, अल्फा बराबर अंडर रूट के बी बाई सी तुम पहले देखे थे, यहाँ पे आ रहा है अंडर रूट के एच बाई सी। तो ये अल्फा का इक्वेशन हो गया है ना, और कितना आ जाएगा, ओ एच माइनस आ गया सी अल्फा। कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस बराबर आ गया सी अल्फा, सी इंटू अंडर रूट के एच बाई सी, यानी कितना, अंडर रूट सी टाइम्स के एच आ गया। ठीक है, ये भी हमारा इक्वेशन देखा हुआ था। कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस बराबर अंडर रूट सी टाइम्स के एच हो गया बच्चों ये। और यहाँ से अगर पी ओ एच निकालोगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं, पी ओ एच बराबर आ जाएगा हाफ पी के एच माइनस लॉग सी, ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है। ठीक है, पी ओ एच आ गया हाफ पी के एच माइनस लॉग सी। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ, पी के एच और के एच क्या है, के डब्ल्यू बाई के एच बराबर है के डब्ल्यू बाई के। दोनों साइड माइनस लॉग ले लो, तो माइनस लॉग के एच बराबर हो जाएगा माइनस लॉग के डब्ल्यू, और ये नीचे में है तो ये बन जाएगा प्लस लॉग के। तो देखो तो क्या आ गया, ये बन गया पी के एच बराबर पी के डब्ल्यू माइनस पी के आ गया। तो अब तुम पी के एच का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, पी के एच का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आ जाएगा रिजल्ट पी ओ एच बराबर हाफ, है ना। लास्ट में हम रिवाइज करा देंगे इसको, एक बार में याद करा देंगे, अभी हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं सिंपली। हाफ पी के एच का वैल्यू पुट करो, पी के डब्ल्यू माइनस पी के, डायरेक्ट कैसे करोगे, पी के एच क्या है, के डब्ल्यू बाई के, तो पी के एच बराबर हो जाएगा पी के डब्ल्यू माइनस पी के, जो बटा में है वो माइनस में चला जाएगा। तो ये हो गया पी के डब्ल्यू माइनस पी के माइनस लॉग सी। ठीक है बच्चों, लेकिन ये पी ओ एच आया, पी एच नहीं आया। हम लोग पी एच भी निकालेंगे, तो अभी इसको पॉज करके नोट कर लो, ऊपर में थोड़ा सा मिटाएंगे हम लोग, ऊपर में मिटा के इसको आगे ले जाएंगे। ठीक है, देखो बच्चों आगे करते हैं इधर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आया, पी ओ एच बराबर हाफ पी के बी आता है, पी के बी के जगह पे पी के एच आया, और पी के एच को हमने लिख दिया पी के डब्ल्यू माइनस पी के माइनस लॉग सी, ये पी ओ एच हो गया। तो पी एच कितना होगा, पी एच बराबर होता है पी के डब्ल्यू माइनस पी ओ एच, पिछले क्लास में यही बताए थे। और पी के डब्ल्यू में से इस पूरे को जब माइनस करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं हाफ पी के डब्ल्यू, जैसे पी के डब्ल्यू में से हाफ पी के डब्ल्यू घटा तो हाफ पी के डब्ल्यू बच जाएगा, और माइनस पी ओ एच, तो ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस पी के प्लस लॉग सी। ये हो गया पी एच का इक्वेशन। किस केस में, जब आपका सॉल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये मेन जेई मेंस में चाहे नीट के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है। तो ये केस 1 हो गया जब अल्फा नेग्लिजिबल होगा। जब अल्फा नेग्लिजिबल नहीं होगा, केस 2, इफ अल्फा इज नॉट नेग्लिजिबल। जब अल्फा नेग्लिजिबल नहीं है तब क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं, के एच बराबर लिखेंगे के डब्ल्यू बाई के बराबर सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, और क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे। और क्या कर सकते हैं बच्चों, याद करो, हम सी में से सी अल्फा नहीं घटा के एक्स भी घटा सकते हैं, और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं सी माइनस एक्स, ये एक्स आ जाएगा, ये एक्स आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे लिखोगे तो जब अल्फा नेग्लिजिबल नहीं होता है तो अल्फा में नहीं करके एक्स में करना ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, तुम्हारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। तो हम लिखेंगे के डब्ल्यू बाई के बराबर एक्स स्क्वायर बाई सी माइनस एक्स। ऐसे करना है तो यहाँ से कर लो, नहीं तो यहाँ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीका सही है। जहाँ पे के किसका है,
के जो है वो CH3CO माइनस के कंजुगेट का है, यानी CH3COOH का है। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करके x निकल जाएगा और x किसके बराबर है, OH माइनस के बराबर है, और अगर x निकल गया तो POH निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये पूरा कंप्लीट हो गया अच्छे से, है ना। खुद से भी ड्राइव कर लो। इसके बाद हम लोग अगला केस देखेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, नोट कर लो। अगला लिखो बच्चों R, कंप्लीट सॉल्ट ऑफ मोनोप्रोटिक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। कंप्लीट सॉल्ट ऑफ मोनोप्रोटिक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का इस बार सॉल्ट हम देख रहे हैं। ठीक है, तो एग्जांपल क्या होगा इसका, हाइड्रोलिसिस ऑफ NH4Cl सोल्यूशन। कैसे, ये एग्जांपल कैसे हुआ, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमने HCl ले लिया और वीक बेस के तौर पे अमोनिया ले लिया, चाहे NH4OH भी ले सकते हो। अमोनिया और NH4OH दोनों सेम ही चीज़ होता है, अमोनिया में पानी मिला दोगे तो NH4OH बन जाएगा। तो यहाँ से सॉल्ट क्या बना, NH4Cl जोड़ H2O, ये हमारा सॉल्ट हो गया। ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड और ये हो गया वीक बेस। अगर ये वीक बेस है तो इसका Kb दिया रहेगा, और ये सॉल्ट जो है उसका कंसंट्रेशन आपको C मोलर दिया हुआ है। तो तरीका आपको पहले से पता है। क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले हम लोग ये जो सॉल्ट है उसको ब्रेक करते हैं। तो तोड़ा जाए, NH4Cl एक्वस, ये टूटा। सारा डिस्कशन पिछले वाले के हिसाब से ही जाएगा, अंतर बस इतना है कि वहाँ पे बेसिक सोल्यूशन आया था, यहाँ पे एसिडिक आएगा। क्यों, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड डोमिनेट करेगा तो सोल्यूशन एसिडिक आएगा। सोल्यूशन एसिडिक आएगा तो तुम H+ का कंसंट्रेशन निकालोगे, है ना, बाकी सारा काम वही करोगे। NH4+ और आ गया Cl- एक्वस। तो Cl- देखो, ये था C मोलर, ये 0 हो गया, ये C मोलर बनेगा, ये C मोलर बनेगा। Cl- का फिर से कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट है। लेकिन NH4+ का हाइड्रोलिसिस होगा, तो NH4+ का हाइड्रोलिसिस कराया जाए। NH4+ एक्वस, इसका पानी से रिएक्शन कराओगे तो ये पानी से क्या छीनेगा, NH4+ है तो पानी से OH- आयन छीनेगा। OH- आयन छीनेगा तो क्या बनाएगा, NH4OH बन गया है। क्योंकि पानी से OH- आयन ये छीन लिया तो बचेगा H+, तो हमने साथ में लिख दिया H+। तो देखो, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसको वाटर में ऐड करने पे H+ रिलीज किया, यानी एसिडिक नेचर का कंपाउंड है। तो हमको सिंपली ये रिएक्शन Ka का दिख रहा है, लेकिन क्योंकि हम सॉल्ट पढ़ रहे हैं तो इसका फैंसी नाम फिर से क्या होगा, KH होगा। लेकिन KH बराबर हम लिखेंगे KH बराबर हम लिखेंगे Ka, किसका K, NH4+ का। लेकिन NH4+ का हमको K नहीं देके उसके कंजुगेट का Kb दिया हुआ है। तो इक्वेशन क्या आता है, ये बराबर आ जाएगा KW/Kb, और किसका Kb, तो अमोनिया का Kb, चाहे NH4OH का Kb। ठीक है बच्चों, तो KH बराबर आ गया हमारा, KH बराबर KW/Kb। अगर एग्जाम में केवल KH पूछता है तो सीधे लिख देना KH बराबर KW/Kb, यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम पे क्या लिखा जाए बच्चों, C-Cα। इस बार हम डायरेक्ट लिखेंगे, चाहे इसी को तुम ऐसे भी तोड़ सकते हो, C-X, ये आएगा X और ये आ जाएगा X। तो इस केस में क्या करोगे, फिर सीधे यहाँ से आप KH का इक्वेशन लिख दो। KH बराबर आ गया x² ठीक है, चाहे क्या लिख सकते हो, C∝²1 - वैसे भी तुमको ये सब लिखने की नौबत नहीं आएगी। अगर मेडिकल में हो तो मेडिकल में तो सारा का सारा लास्ट फार्मूले पे बन जाएगा, हर केस में नेग्लेक्ट हो जाएगा। इंजीनियरिंग में हो तो केस नेग्लेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो तुम्हारे लिए ये ज़्यादा काम का इक्वेशन है x² - x वाला। ठीक है बच्चों, है ना। अगर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो लास्ट इक्वेशन लिखे थे पीएच और पीओएच का, बस उसको याद रखना। अल्फा का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, हर केस में क्योंकि नेग्लेक्ट होता है, डेटा नेग्लेक्ट करने वाला देता है, आसान सवाल देता है। ठीक है, चलो यहाँ से देखते हैं। केस वन में क्या लिखे थे, इफ़ एक्स चाहे अल्फा नेग्लिजिबल हो, अल्फा ही लिखते हैं, इफ़ अल्फा इज़ नेग्लिजिबल। तो अगर अल्फा नेग्लिजिबल होगा तो देखो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, अल्फा बराबर आ जाएगा √KH/C, और KH हमने निकाल लिया है, KH बराबर आया था KW/Kb, ये अल्फा हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ बराबर आएगा
सी टाइम्स के एच का वैल्यू पुट करना है तो वैल्यू पुट कर दो, के डब्ल्यू बाई के बी हो जाएगा। एच प्लस भी आ गया और ये एच प्लस आ गया, इससे अगर तुम पी एच निकालोगे तो देखो तो पी एच क्या आएगा, पी एच बराबर हो जाएगा हाफ पी के एच माइनस लॉग सी। तो कोई दिक्कत नहीं है। वीक एसिड के केस में हमने पहले ही पढ़ा था कि पी एच बराबर आता है हाफ पी के ए माइनस लॉग सी। वहाँ पे यही पी के है ना, ये के ही तो है, के का ही वैल्यू के एच के बराबर है, तो पी के को हम पी के एच लिख सकते हैं। ठीक है, तो पी एच भी आ गया। अब पी के एच को क्या लिखोगे, तो के एच बराबर क्या है, के डब्ल्यू बाई के बी। तो पी के एच बराबर आएगा पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी, जो अभी हमने प्रूव किया था उसके बेसिस पे। तो ये बराबर हो जाएगा पी एच बराबर हाफ पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग सी। ये हमारा इक्वेशन आ गया पी एच का, इसको याद रखना। ठीक है, तुम बोलोगे दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसका पहले वाला भी इसी तरह का था, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी हम तुम लोगों के वाला चीज़ रटा देंगे, बढ़िया से अच्छे से समझा देंगे। दोनों में कैटेगराइजेशन करना अच्छे से आ जाएगा, सवाल पहचानना भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला केस लेते हैं यहीं पे, केस 2। इफ अल्फा इज नॉट नेग्लिजिबल, अगर अल्फा नेग्लिजिबल नहीं हो, अगर अल्फा नेग्लिजिबल नहीं होगा तो हम लिखेंगे के एच बराबर के डब्ल्यू बाई के बी बराबर एक्स स्क्वायर बाई सी माइनस एक्स, जहाँ पे के बी किसका दिया हुआ है, अमोनिया का। कभी कभी चालाकी करता क्या है कि के बी नहीं दे के डायरेक्ट के एच ही दे देगा, और तुमको बार बार के बी से करने की आदत है, तो तुम गलती से फिर से तुम के एच का वैल्यू यहाँ पुट करके निकाल दोगे तो गलत हो जाएगा। जब तुमको के एच दिया तो सवाल तो आसान हो गया ना, अब तुमको के एच निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूला में पुट करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना। हो गया इक्वेशन है, यहाँ से हम निकाल लेंगे, x निकल जाएगा, अगर x निकल गया तो h प्लस आ गया, और h प्लस आ गया तो पी एच आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट करो इसको, इसके बाद इसका हम समरी बताते हैं। देखो बच्चों, r और s को थोड़ा रिवाइज करा देते हैं, r और s। तो r में क्या था, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और इसमें था सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें हमने लिया था CH3COO Na, और इसमें हमने लिया था NH4Cl। ठीक है, तो देखिए वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेस डोमिनेटिंग होगा। तो अगर पूछेगा नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या है, तो नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या आएगा, बेस यहाँ पे डोमिनेटिंग है तो बेसिक नेचर का सोल्यूशन आएगा, और यहाँ पे क्योंकि एसिड डोमिनेटिंग है तो एसिडिक नेचर का सोल्यूशन आएगा। ठीक है, अगर तुमसे पूछेगा कि के एच का वैल्यू बताओ दोनों ही केस में, तो क्योंकि ये बेसिक नेचर का है तो ये जो के एच है ये बराबर हो जाएगा के बी के, और के बी बराबर होगा के डब्ल्यू बाई के। किसका के, तो जो सॉल्ट है उसके आयन के कंजुगेट का के। जैसे यहाँ पे आयन है CH3COO माइनस, तो उसका कंजुगेट CH3COOH का के। तुमसे पूछा जाए इसमें क्या होगा, तो तुम बोलोगे एसिडिक है ना सर, तो ये जो के एच है ये के के बराबर होगा, और के को हम लिखेंगे के डब्ल्यू बाई के बी। अगर के चाहे के दे दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो हम कंजुगेट पे काम करेंगे। हो गया ये भी। अब अगर तुमसे पूछे कि चलो ठीक है बेसिक सॉल्यूशन है तो बताओ OH माइनस कितना आएगा, और अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो बताओ H प्लस कितना आएगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, दोनों ही केस में आ जाएगा C टाइम्स के एच, है ना, और के एच का वैल्यू तुम यहाँ पे निकाल चुके हो। ठीक है, वैल्यू पुट कर दोगे। अगर तुमसे पूछा कि POH बताओ कितना आएगा और pH कितना आएगा, चाहे दोनों ही केस में pH तुमसे पूछ दिया, तो POH क्या आएगा, POH क्या होता है, ये सब भूल जाओ। POH क्या होता है, हाफ PKB माइनस लॉग सी, यही ना बच्चों, हम लोग जो वीक बेस में पढ़े थे, यही PKB के जगह पे यहाँ पे हो गया है PKH, और PKH को क्या लिखोगे, PKH तो वास्तव में PKB है, और PKB को लिखेंगे हम PKW माइनस PK माइनस लॉग सी। और तुमसे बोले कि इस POH के सारे pH निकाल दो, ऑलवेज यही करना। अगर तुमको वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट दे तो बेसिक नेचर का होगा, अगर बेसिक नेचर का होगा तो पहले POH लिखना, और एक बार POH लिख लिए तो वहाँ से pH निकाल देना। ठीक है, यहाँ से pH आ जाएगा, PKW में से इसको माइनस कर दो तो ये हो जाएगा हाफ PKW, और ये दोनों प्लस में चला जाएगा, प्लस PK प्लस लॉग सी। अगर सेकंड केस में तुमसे pH पूछे, अगर सेकंड केस में pH पूछे तो pH क्या होता है, हाफ PK माइनस लॉग सी, ऐसा होता था वीक एसिड में, बस यही PK के जगह पे PKH आ गया है। तो नोटिस करो POH में भी PKH और pH के इक्वेशन में भी PKH आया, और KH हमको पता है KW बाई KB, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ
PKW माइनस PKB माइनस log C। लेकिन ये कब आया, ये सबका सब सॉरी ये दोनों इक्वेशन तब आया, ये कॉलम और ये कॉलम का इक्वेशन तब आया जब अल्फा नेग्लिजिबल हो। अगर तुमसे बोले अल्फा इज नॉट नेग्लिजिबल, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसी के आगे, इफ अल्फा इज नॉट नेग्लिजिबल, तो ये तो और आसान हो गया। सीधे सीधे क्या लिखेंगे, के एच बराबर के डब्ल्यू बाई क्या है के, ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई सी माइनस एक्स के। इसमें भी सेम चीज़ होगा, नीचे वाले में भी सेकंड वाला जो है एस जो है उसमें भी वही आएगा, के एच बराबर के डब्ल्यू बाई के बी एक्स स्क्वायर बाई सी माइनस एक्स। बस के एच का वैल्यू चेंज होगा, के एच बराबर एक्स स्क्वायर बाई सी माइनस एक्स, के एच बराबर एक्स स्क्वायर बाई सी माइनस एक्स। अंतर बस इतना है कि इसमें के एच है के डब्ल्यू बाई के और इसमें के एच है के डब्ल्यू बाई के बी। ठीक है बच्चों, अगर सोल्यूशन बेसिक है तो इसका पी एच 7 से ज़्यादा आएगा 25 डिग्री सी पे, अगर एसिडिक है तो पी एच इसका 7 से कम आएगा। ठीक है ना, तो इसको मन है तो नोट कर लो, वैसे एक तरह से ये रिवीजन है पीछे जो पढ़ाए हैं उसका, है ना, तो मन है तो पॉज करके नोट कर लो, फिर इसके बाद हम इसको मिटाएंगे और न्यूमेरिकल देखेंगे इसका कुछ। देखो बच्चों न्यूमेरिकल देखते हैं कुछ, पहला शुरू किया जाए। बोल रहा है पीएच बताइए 2 मोलर सोल्यूशन ऑफ NH4Cl। अब कैसे अटेम्प्ट लोगे ऐसे सवाल को, NH4Cl, तो सबसे पहले सॉल्ट को लिख दो, सॉल्ट है हमारा NH4Cl। अगर NH4Cl टूटेगा तो NH4 प्लस देगा और Cl माइनस देगा, इसमें Cl माइनस का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा ऐसा बताया हुआ था, और NH4 प्लस का रिएक्शन लिख दो, है ना। तो ये पहला लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, तुमको देखते ही क्लियर हो जाएगा कि Cl माइनस का हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है। तो NH4 प्लस का प्रैक्टिस के बाद तुमको ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में, फिलहाल अभी शुरू शुरू में कर रहे हो इसलिए लिख लो। रिएक्शन कराओगे तो इसे OH माइनस छीनेगा तो ये बन जाएगा NH4OH और रिलीज करेगा H प्लस। H प्लस आ गया, अगर H प्लस आया तो pH बराबर क्या हो जाएगा, एक और चीज़ लिख सकते हो, याद करो इसको हम क्या लिखे थे, अगर ये रिएक्शन हो रहा है सॉल्ट का तो यही KH होगा, लेकिन ये KH बराबर किसके है, NH4 प्लस, एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है H प्लस रिलीज करके, तो KH को लिख देना Ka के बराबर, किसका K, NH4 प्लस का, और ये बराबर किसके होगा KW बाई KB, और NH4 प्लस का कंजुगेट क्या होता है NH4OH है, अमोनिया होता है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं NH3। ठीक है, अब देखो NH3 का KB इसमें दिया हुआ नहीं है, तो वैसे भी तुमको रटवाए थे हम, NH3 का KB कितना होता है, NH3 का KB चाहे CH3COOH का K दोनों का दोनों 1.8 इंटू 10⁻⁻5 होता है, और यहाँ से अगर PK भी लिखोगे तो आ जाएगा 4.74 के बराबर। ये डेटा रटे रहना बहुत काम आता है, कभी कभी सवाल में नहीं भी देगा ये, है ना। तो अमोनिया का और एक CH3COOH का याद रखना, KB किसका है, ये अमोनिया का KB है। तो ये आ गया KW बराबर KH बराबर KW बाई KB। अब अगर तुमसे मान लो कि H प्लस पूछता तो हम तो यहीं से सॉल्व करते हैं, लेकिन तुमसे H प्लस नहीं pH पूछ रहा है, तो pH का इक्वेशन याद करो क्या होता है, pH बराबर हाफ pKa माइनस log C, ऐसा तुम पहले पढ़े थे, और यही pKa क्या बन गया, Ka जो है वो KH के बराबर आ गया, तो pKa pKH हो जाएगा, तो pKH चाहे pKa को जब रिप्लेस करोगे तो आ जाएगा pKw माइनस pKb, क्योंकि बटा में है तो माइनस में चला जाएगा। सारी बातें अभी हम बता चुके हैं, जब तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इस पर कर लोगे तो तुमको ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना आ जाएगा, उसके बाद तुमको बीच का चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू पुट कर रहे हैं हाफ, ये क्या हो जाएगा pKw माइनस pKb माइनस log C, बस खत्म हो गया, वैल्यू पुट कर दो। हाफ pKw कितना होगा 14, pKb अभी लिखे हम लोग 4.74 माइनस log C, तो log C कितना होगा, कंसंट्रेशन कितना दिया है 2 मोलर, ये हो गया 2 मोलर, तो लिख दिया हमने log 2। बस सॉल्व कर लो इसको, हाफ 14 माइनस 4.74 माइनस 0.301, यहाँ से सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 4.477 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको। अगला देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड में देखो pH POH नहीं बल्कि OH माइनस पूछ रहा है, तो OH माइनस अगर पूछ रहा है तो फिर हमको इक्वेशन से करना होगा, और कौन सा इक्वेशन, तो X वाला इक्वेशन हमारे ज़्यादा काम का होता है ना, अल्फा की तुलना में। तो पहले इसको अटेम्प्ट कैसे लोगे, CH3COONA दिया है तो पहले इसको लिख लो CH3COONA। अब हम इसको तोड़ नहीं रहे हैं, डायरेक्ट हमको दिख रहा है कि Na प्लस का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, तो किसका होगा, CH3COO माइनस का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, पानी से रिएक्शन करेगा, पानी से H प्लस छीनेगा और बनाएगा CH3COOH और रिलीज करेगा OH माइनस।
अगर OH माइनस रिलीज किया, इक्विलिब्रियम पे लिख लो कितना दिया था 0.08 माइनस एक्स, ये हो जाएगा x, ये भी हो जाएगा x। आपसे OH माइनस पूछ रहा है, ये रिएक्शन किसका हो गया, KH का। KH बराबर होगा किसके, KB के। किसका KB, इस कंपाउंड का KB, क्योंकि इसको तुम पानी में डाले तो OH माइनस रिलीज किया, यानी ये KB होगा। लेकिन KB नहीं दे के इसके कंजुगेट का K दे दिया। कंजुगेट कौन है, CH3COOH। तो देखो CH3COOH का K तुमको दिया हुआ है, बस कुछ नहीं बचा, वैल्यू पुट कर दो। KW कितना 10⁻⁻14 अपॉन 1.8 इंटू 10⁻⁻5 बराबर x² बाई 0.08 माइनस एक्स। अब देखो तो बच्चों ये किस रेंज में जा रहा है, 10⁻⁹ अपॉन 1.8 है ना। ये डॉट नहीं है, ये बस ऐसी परमानेंट मार्क है, एक -9 लिखा हुआ है, x² बाई 0.08 माइनस एक्स। अब देखो बच्चों यहाँ पे 0.08 ये 10⁻⁻2 के रेंज में गया और ये 10⁻⁹ के रेंज में है। तो इन दोनों में 10⁻7 का डिफरेंस है। 10⁻7 का मतलब हो गया 10 मिलियन का, 1 करोड़ का डिफरेंस हो गया, 1 करोड़ गुना का। और हम तो 1000 गुना पे ही नेग्लेक्ट करते हैं। तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू x² बाई 0.08। अब यहाँ से x² आ गया है ना, x किसके बराबर था, OH माइनस के बराबर। तो x² बराबर 0.08 अपॉन 1.8 इंटू 10⁻⁻9। और दिमाग लगाते हैं, देखो तो 8/100 हो जाएगा ये, 8/100, और यहाँ से एक पॉइंट निकलेगा तो ये 10 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 10/100 यानी 1 0 नीचे का कट जाएगा 10 बार में, और उसको जब यहाँ मर्ज करोगे तो आ जाएगा 8/18 इंटू 10⁻10 आना चाहिए। सही है बच्चों, खुद से भी करके देख लेना, यही आएगा। काट लो 2 से, तो 4/9 इंटू 10⁻10। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2/3 इंटू 10⁻⁻5। इससे चाहो तो लिख सकते हो, स्क्वायर इधर गया तो 2/3 और -10 का स्क्वायर करोगे तो -5 आ जाएगा। 10⁻10 का रूट करोगे तो 10⁻5 आ जाएगा। तो 20/3 गुना 10⁻6, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻6 मोलर, है ना। और ये x किसके बराबर है, कंसनट्रेशन ऑफ H+ के, सॉरी x जो है वो कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस है। तो नोटिस किए तुम लोग, जब हमको OH माइनस या H+ निकालना होता है तो हम इस वाले इक्वेशन के सहारे निकालते हैं, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। pH और POH से करोगे तो तुमको एंटी लॉग लेना पड़ जाएगा, लेकिन तुमसे जब pH और POH पूछेगा तो डायरेक्ट फार्मूला निकाल के करोगे, अगर नेग्लिजिबल है तो। अगर नेग्लिजिबल नहीं है तो दोनों ही केस में तुम इसी फार्मूले से करोगे, क्योंकि तुमको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको भी। तीसरा देखते हैं, थर्ड में कह रहा है कि 0.25 मोलर सोल्यूशन है किसका, C5H6N प्लस Cl माइनस का। तो इसमें Cl माइनस का तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, तो बचा कौन, C5H6N प्लस बचा, N प्लस। अब देखो बच्चों, अब देखो पानी के साथ रिएक्शन भी कराने की जरूरत नहीं है, तुमको आइडिया लग गया होगा कि इस कंपाउंड का अगर पानी से रिएक्शन कराएंगे तो H2O से OH माइनस छीनेगा, और OH माइनस छीनेगा तो H+ रिलीज करेगा। तो ये एसिडिक नेचर का होगा, है ना, ये एसिडिक सॉल्ट हुआ, ठीक है। ऐसे भी देखो बेस यहाँ पे जो है पिरिडीन है और वो HCl से रिएक्शन किया है, तो HCl यहाँ पे डोमिनेटिंग हो रहा है, ठीक है। पिरिडीन हो गया C5H5N और ये रिएक्शन कर लिया HCl से, तो पिरिडीन जो होता है वो वीक बेस होता है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो सॉल्ट क्या बन जाएगा, C5H6N प्लस Cl माइनस। तो एसिड अगर डोमिनेटिंग है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। वैसे ये सब कुछ भी तुमको जानने की जरूरत नहीं है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, बस हम अलग से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। ये अलग से है, इससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, बस समझाने के लिए लिखे हैं। तो अगर ये एसिडिक सॉल्ट है, तो इक्वेशन किसका लिखोगे, K का लिखोगे। K बराबर क्या आएगा, x² बाई C माइनस एक्स। देख रहे हो कितना आसानी से होते जाता है, कॉन्सेप्ट कुछ भी अलग नहीं है। जैसे ही एसिडिक सॉल्ट आया सीधे K का इक्वेशन लिख दो, x² बाई C माइनस एक्स। और क्योंकि ये एसिडिक सॉल्ट है तो ये x क्या रिप्रेजेंट करेगा, x हमारा कंसंट्रेशन ऑफ H+ रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और देखो सवाल में तुमको pH दिया हुआ है, 0.25 मोलर सोल्यूशन है इसका, pH इसका दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे छूट गया, pH वाज फाउंड टू बी 2.699। तो अगर आपको pH दिया है 2.699 तो यहाँ से H+ आ जाएगा 10⁻⁻2.699। पिछले क्लास में एंटी लॉग निकालना सिखाए थे, तो इसे हम क्या लिख देंगे, 10⁻³ प्लस 0.301, ये हो जाएगा, इस तरह से ब्रेक कर लो। और 0.301 का एंटी लॉग वो नंबर होगा जिसका लॉग 0.301 होता है।
और 0.301 किसका लॉग होता है, 2 का होता है, तो इसका वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगा, 2 × 10⁻³ और यही है x के बराबर, वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ से आपका k निकल के आ गया, k आ गया किसका, C5H6n+ का, x का वैल्यू पुट कर दो, 2 × 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन कितना है 0.25 माइनस 2 × 10⁻³ तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर कर दो, 4 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई 0.25 माइनस 0.002 आ गया। सही है बच्चों। अब देखो तुम यहाँ पे अगर 0.002 में अगर तुम 20 से मल्टीप्लाई करते हो 20 से, 20 गुना का डिफरेंस लेने के लिए, तो 0.002 में अगर 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.04 और हम देख रहे हैं कि 0.25 0.04 से बहुत बड़ा है, यानी कि 0.25 की तुलना में ये चाहो तो नेगलेक्ट कर दो। तुम अगर नहीं भी नेगलेक्ट करोगे तो भी तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि नेगलेक्ट करने का यही फंडा होता है, जिस नंबर को नेगलेक्ट करोगे उसको नेगलेक्ट करो चाहे नहीं करो, आंसर अगर सेम आए तो तुम उसको नेगलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम इसको नेगलेक्ट कर दें तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई 0.25 और ये हो जाएगा 16 × 10⁻6 के आ गया। लेकिन हमसे के नहीं पूछ रहा है, हमसे के भी पूछ रहा है, और किसका के पूछ रहा है, पिरिडीन का। पिरिडीन कौन सा मॉलिक्यूल होता है, तो ये मॉलिक्यूल हमारा पिरिडीन है, C5H5n। और देखो तो C5H5n में अगर एक H+ जोड़ दो तो C5H6n+ आ जाएगा, यानी ये दोनों एक दूसरे का कंजुगेट है। तो तुम इसे क्या लिख सकते हो, के को KW/KB किसका, C5H5n का, है ना, कंजुगेट एसिड बेस में हम ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से चाहो तो KB निकाल लो, ये क्या हो जाएगा 10⁻14 डिवाइडेड बाई KB, और यहाँ से KB लिखोगे तो आ जाएगा 10⁻14 बाई 16 × 10⁻6 आ जाएगा। सही है बच्चों। तो ये हो जाएगा 10⁻8/16, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100/16 × 10⁻10। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6.25 × 10⁻10, जो कि हमारा पिरिडीन का KB निकल गया। एक बार फिर से समरी देख लो, पिरिडीनियम क्लोराइड था, लिख दिया हम उसको, Cl- का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, यानी C5H6n+ का होगा, क्योंकि N+ है तो पानी से अगर ये OH- छीनेगा तो रिलीज होगा H+, यानी एसिडिक सॉल्ट हुआ। अगर एसिडिक हुआ तो हम K का इक्वेशन लिख दिए, K = x²/C-x, जहाँ पे x क्या होता है, प्रोडक्ट में H+ आता है तो H+ होगा। PS से हम लोग H+ निकाल दिए, H+ का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, ऐसा करने से K निकल गया, और एक बार K निकल गया तो हम उसके कंजुगेट का K भी निकाल लिए। ठीक है, वीडियो पॉज करो, ये सवाल खुद से ट्राई करो, एक बार में कंप्लीट होना चाहिए, आपका बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए, क्योंकि एक तरह से अब तक है सबसे टफ सवाल हुआ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। ठीक है, तो इस पर एकदम कमांड करना अच्छे से, नोट कर लो। अगला देखते हैं बच्चों, 4 नंबर। 4 नंबर में कह रहा है कि परसेंटेज हाइड्रोलिसिस बताइए 0.06 मोलर सोल्यूशन KCN का। KCN में K+ का कुछ नहीं होगा, है ना, K+ का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, यानी किसका होगा, Cn- का होगा। लेकिन आपसे परसेंटेज हाइड्रोलिसिस चाहे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछ रहा है, तो अल्फा बराबर क्या बताए थे, √KH/C। Cn- का जो KH होगा, KH, Cn- एक बेस है, पानी से H+ छीनेगा तो OH- रिलीज होगा। अगर ये बेस है तो K हम इसको लिख सकते हैं KB किसका, Cn- का, और KB को लिख सकते हो KW/K, और K किसका, तो SCN का। ठीक है बच्चों, वैल्यू पुट कर दोगे तो KS निकल के चला आएगा, KS निकाल लो, 10⁻14/K, K कितना दिया है 6 × 10⁻10, यानी 10⁻4/6। अब इस KH का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, √KH कितना हुआ 10⁻4/6 इंटू कंसनट्रेशन कितना दिया है 0.06, तो ये हो जाएगा 10⁻, ये ऊपर गया 100, यहाँ से ऊपर गया तो ये 10⁻² डिवाइडेड बाई 6 × 6, तो अल्फा बराबर आ गया, इसका अगर रूट निकालोगे तो आ जाएगा 10⁻1 डिवाइडेड बाई 6। सही है, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 10/6 इंटू 10⁻², है ना, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो यार है 5/3, ये हो गया 5/3 इंटू 10⁻², तो ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻², यानी कितना आ रहा है बच्चों 0.0167। तो देखो तो ये 0.05 से छोटा आ रहा है, यानी नेगलेक्ट होगा, तो हम बिल्कुल सही किए हैं, अपना इक्वेशन बिल्कुल सही आया है, क्योंकि नेगलेक्ट होने पे ही ये इक्वेशन लगता है।
लेकिन हमसे परसेंटेज पूछ रहा है, ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकला, तो परसेंटेज हाइड्रोलिसिस 100 से गुना कर दो तो ये हो जाएगा 1.67, यही हमारा आंसर हो जाएगा 1.6। परसेंटेज हाइड्रोलिसिस लिखोगे तो 1.67, केवल हाइड्रोलिसिस लिखोगे तो 1.67% हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। लास्ट सवाल देखते हैं बच्चों। लास्ट में कह रहा है कि पीएच बताइए, तो ये वाला सवाल और ये पहला सवाल एक ही नेचर का हो गया। पीएच बताइए 10⁻³ मोलर NaOC6H5 का, NaOC6H5, इसमें सोडियम का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, यानी किसका होगा, C6H5O- का होगा। ये क्या है, एक बेस है, पानी से H+ छीनेगा, OH- रिलीज करेगा। अगर ये बेस है तो Kb बराबर हो जाएगा KW/K, और K कितना दिया है 1.05 × 10⁻⁻10, वैल्यू पुट कर दो 10⁻⁻14 / 1.05 × 10⁻⁻10, ये हो जाएगा 10⁻⁻4 / 1.05। देखो बच्चों Kb आ गया और इसका कंसंट्रेशन दिया था 10⁻³ मोलर। तो ये सवाल प्योरली जेई के लिए हो गया, नीट में ऐसा सवाल कभी नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻⁻4 के रेंज में गया और हमारा कंसंट्रेशन 10⁻³ के रेंज में गया, मात्र 10 गुना का डिफरेंस है, यानी यहाँ पे नेग्लेक्ट होने वाला नहीं है, यहाँ आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इक्वेशन लिख रहे हैं, Kb बराबर x² - Kb कितना आया है 10⁻⁻4 अपन 1.05 बराबर x² कंसंट्रेशन 10⁻³ - x। ठीक है, अब यहाँ से क्वाड्रेटिक है, हम इसको सॉल्व करने वाले नहीं है, तुम लोग समझदार हो, तुम लोग सॉल्व कर लोगे इसको। ठीक है, क्वाड्रेटिक यहाँ से सॉल्व करो, सॉल्व करके x निकालो, जो x निकल कर आएगा वो क्या होगा, x क्या होगा, क्योंकि Kb का इक्वेशन लिखे हो तो x हमारा OH- होगा। ठीक है, तो यहाँ से OH- का इक्वेशन आ गया। ठीक है, x निकाल लोगे तो OH- आ जाएगा, अगर OH- आ गया तो उसे आप POH निकाल लोगे, और POH आ गया तो हमसे pH पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे pH बराबर 14 - POH। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना, सॉल्व करके तुम्हारा आंसर 10.43 आना चाहिए। ठीक है, नोट कर लो इसको और पॉज करके अभी इसको कंप्लीट कर लो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। अगले क्लास में हम लोग एस पार्ट देखेंगे, PQR हमारा हो चुका है, एस पार्ट देखेंगे जो कि मोनोप्रोटिक वीक एसिड और मोनोप्रोटिक वीक बेस का सॉल्ट बनता है, और वो एक यूनिक केस है। अब तक जो तुम 3 केस देखे, पहला में तो कोई मैथमेटिक्स था ही नहीं, सीधे PA7 आ गया था, सोल्यूशन न्यूट्रल आ गया था। दूसरा और तीसरा जो है वो एक प्रकार से पुराना वाला वीक एसिड और वीक बेस ही है, अंतर बस इतना है कि वहाँ का K भी दिया रहता था, यहाँ का K भी नहीं देके उसके कंजुगेट का दिया रहता है, बाकी सारा डिस्कशन सेम है। लेकिन एस पार्ट अगला केस जो है वो एक नया केस होगा, उसमें पूरी तरह से नई चीज़ें तुम सीखोगे, लेकिन अगले क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।